आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अंकों की गणना से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था और आज एक दो टाइप के प्रश्न आपके और बचे हैं। उनको हल करने के बाद हम फिर आगे विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने अंकों की गणना से संबंधित भाग देने पर शेषफल निकाले थे। अब जो परीक्षाओं में एक दो प्रकार के प्रश्न आपके और पूछे जाते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ पर लिखें, यदि हम 10 की पावर 0 लिखें तो हमें मालूम है कि 10 की पावर 0 की जो वैल्यू होती है आपकी वो 1 होती है। यदि हम 10 की पावर 1 की बात करें तो इसका मान आपका 10 होता है। यदि हम 10 की पावर 2 की बात करें तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है 100 होगी। यदि हम 10 की पावर 3 की बात करें तो यहाँ पर आपके अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 यानी 1000 होगी। तो इसमें एक बात देखते हैं कि अगर हमने 10 की पावर 0 चढ़ाई तो हमें जो अंक मिला यहाँ पर 1 अंक मिला। 10 की पावर 0 की अगर हमने वैल्यू निकाली तो 1 आई और 1 में कितने अंक हैं आपके? 1 ही अंक है। यदि हम 10 की पावर 1 की बात करें तो 10 आए, तो यहाँ पर कितने अंक आए हमारे? यहाँ पर हमारे 2 अंक आए। यदि हम 10 की पावर 2 की बात करें तो हमारे 3 अंक आए, 1 2 3। यदि हम 10 की पावर 3 की बात करें तो हमारे 4 अंक आए, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार आपकी ये श्रेणी चलती जाएगी। तो इससे एक निष्कर्ष निकल के आया है कि जितनी हमारी 10 की पावर है उससे ज़्यादा हमें एक घात मिल रही है, उससे ज़्यादा हमें एक अंक मिल रहा है। यदि हमारी घात 0 है तो हमें बराबर में एक अंक प्राप्त हुआ। यदि हमारी 10 की पावर 1 है तो देखो हमें 2 अंक प्राप्त हुए, 1 और 1 2। यदि हमारी 10 की पावर 2 है तो हमें 3 अंक प्राप्त हुए। यदि हमारी 10 की पावर 3 है तो हमें 1 2 3 4 अंक प्राप्त हुए। तो यानी जितनी आपकी घात है 10 की पावर के रूप में, उससे हमें एक ज़्यादा अंक मिल रहा है। यदि हम आपसे कहें 10 की पावर n में कितने आपके अंक होंगे, तो हमें मालूम है कि n+1 अंक होंगे। यानी हमें जो अंकों की संख्या प्राप्त हो रही घात से एक ज्यादा प्राप्त हो रही। यहाँ पर 10 की घात n है तो हमें कितने अंक प्राप्त होंगे? n+1 प्राप्त होंगे। अब देखिए सवाल कैसे आते हैं। यदि आपको परीक्षा में जो सवाल मिलेंगे या तो गुणा के रूप में, हमें केवल 10 को पकड़ के चलना है, या तो वो हमें भाग के रूप में 10 मिलेंगे या फिर हमें गुणा के रूप में 10। तो हमें 10 पर पूरा फोकस करना है। यदि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखें यहाँ पर कि यदि हम आपसे कहें कि 4 की पावर 111 गुणा 5 की पावर 222। यदि हम इसमें पूछें 22 में अंकों की संख्या होगी, अंकों की संख्या क्या होगी? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब देखिए यहाँ पर हमें कुल मिला के, चाहे वो गुणा के रूप में हो या वो क्वेश्चन आपको भाग के रूप में दिए हो, तो आपको केवल 10 को लेकर चलना है। यदि हम इस क्वेश्चन को हल करें तो देखिए यहाँ पर लिखा है 4 की पावर 111, यहाँ पर है आपके 5 की पावर 222। तो हम 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 111। यहाँ यदि हम बात करें तो 5 की पावर 222। अब घात के ऊपर घात है। एक नियम होता है, यदि a की पावर m की पावर n है तो आपके जो हल करेंगे तो a की पावर आपके कितने आएंगे? m है। जब हम घातांक गाणितिक का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपकी ये चीजें क्लियर करा देंगे। तो यहाँ पर घात के ऊपर घात है तो 2 की पावर 111 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 का 111 में गुणा हो जाएगा, यानी 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 222। अब देखिए यहाँ पर आधार अलग अलग है और घात एक सी है। तो एक नियम होता है घातांक गाणितिक का कि यदि a की पावर m हो और b की पावर m हो, कहने का मतलब है यदि आधार आपके अलग अलग हो और घात आपकी एक सी हो, तो इसमें होता क्या है, इसमें आपके आधार आधार का हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी गुणा हो जाएगा आपका, यानी a गुणा b और पूरे की घात कितनी आएगी आपकी m। ये चीजें हम आपको घातांक गाणितिक में पूरी क्लियर करेंगे ये होता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर क्या आधा आधा गुणा हो जाएगा, घात आपकी सेम वही, घात से कोई जितनी आपकी घात यहाँ पर है वही आपकी घात यहाँ पर सेम आ जाएगी। तो यदि हम इसे हल करें तो 5 दूनी 10 और 10 की पावर कितने आएंगे आपके? 222।
तो देखिए हमने इसे 10 के रूप में बना लिया है, तो हमें पता है यदि हम इसमें अंक निकालना चाहें, अंकों की संख्या, तो कितनी आएगी, यानी 10 की पावर जितनी चढ़ी है उससे एक ज्यादा आपका अंक आएगा। यानी अंक हमारे कितने हैं यहाँ पर, कितनी घात है 222 प्लस इसमें हम एक ऐड कर देंगे, तो कितने आएगा हमारा आंसर 223 आपके अंक आएंगे। ये आपका आंसर होगा। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर 4 की पावर 111 है, यहाँ पर 5 की पावर 222 है। अंकों की गणना ज्ञात करनी है, तो 4 को हमने 2 की पावर 2 के रूप में लिखा, यहाँ पर 111 है, यहाँ पर 5 की पावर 222 है, तो घात के ऊपर घात है तो हमने इसका मल्टीप्लाई गुणा कर दिया। यहाँ पर 5 की पावर 222 है, आधार अलग अलग हैं, घात एक सी है, तो इनका आपस में गुणा हो जाता है, यानी 10 की पावर कितने हो गए 222। अब हमें निकालना है अंक 10 की घात के रूप में। अब 10 की घात के रूप में तो जितनी हमारी घात चढ़ी है उससे हमें एक ज्यादा अंक प्राप्त हुआ है, 222 प्लस 1 यानी 223 आपके इसमें अंक होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर आधारित। यदि ये क्वेश्चन और हल करें इसमें, यदि हम आपसे कहें कि 5 की पावर यदि हम कहें आपसे 2222 गुणा 4 की पावर यहाँ पर 1111 ऐसे लिख लूँ। अब देखिए सेम वही है बिल्कुल कंडीशन, यहाँ पर 2222 और गुणा यहाँ पर वही करेंगे तो 2 की पावर आपके 2 होंगे और यहाँ 1111 हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 5002 की घाते 2222 और 2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर 2222, तो 5 दूनी 10, इसकी पावर कितनी है आपकी 2222। सेम वही किया हमने, तो यहाँ पर यदि हम अंक निकालना चाहें तो अंक हमारे कितने आएंगे, घात से एक ज्यादा आएगा प्लस 1, तो कितने आएंगे 2223 आपके अंक आएंगे। इतनी बात समझ आए हमारी। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। यदि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दें, यदि हम लिख दें 8 की पावर यदि हम यहाँ पर लिख दें 8 की पावर 24 और यहाँ पर लिख दें 5 की पावर 72, इसमें यदि हम अंकों की संख्या पूछें आपसे तो इसमें अंक हमारे कैसे निकलेंगे। यदि हम इसमें अंक निकालना चाहें तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसकी पावर हमारी है 24। यदि हम 5 की घात 72 यहाँ कितना लिखे रहने दें, यानी कुल मिला के हमें इसे 10 के रूप में लाना है, तो यानी 2 की पावर कितने हो जाएंगे आपके 24 3 72, यहाँ हो जाएंगे 5 की घात आपके 72। अब आधा अलग अलग है, घात आपकी एक सी है, तो कितने हो जाएंगे आपके 10 की पावर 72। तो आपके इसमें जो अंकों की संख्या आएगी, आपके जो अंक आएंगे वो घात से एक ज्यादा, यानी कितने आ जाएंगे आपके 73 अंक आ जाएंगे। इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में सिंपली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे विभाज्यता के नियम। अब पढ़ते हैं आगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब विभाज्यता के नियम पढ़ने का कारण क्या है, पहले ये समझते हैं। यदि हमें किसी भी संख्या के विभाज्यता के नियम के बारे में पता है तो हम आसानी से उस संख्या का किसी दूसरी संख्या में आसानी से उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, और हम ये पता कर सकते हैं कि ये संख्या में भाग जाएगा इस संख्या में या भाग नहीं जाएगा। तो हम यानी कि अपने भाग को आसान करने के लिए विभाज्यता के नियम को पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि जैसे देखिए पहले एक एग्जांपल समझते हैं। यदि हम यहाँ पर कोई संख्या लिख दें, कोई बड़ी 5 6 7 8 9, यदि हम आपसे इसमें कहें कि इसमें हमें 8 से भाग देना है,
और भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यदि हमें 8 की विभाज्यता का नियम पता नहीं है या मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम पूरा 8 का भाग इस प्रकार 46,789 में पूरा इस प्रकार देंगे और यहाँ पर हम अपना शेष बचाएंगे, यही करेंगे। यदि हमें इसका विभाज्यता का नियम पता नहीं है, यदि हमें इसकी विभाज्यता का नियम पता होगा तो हम आसानी से विभाज्यता के नियम से आसानी से इस संख्या का शेष फल निकाल सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि इसका इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम इसका इसमें भाग देंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा, यानी भाग को आसान करने के लिए हम विभाज्यता के नियम को पढ़ते हैं। अब सबसे पहले विभाज्यता के नियम में संख्या 1 की बात करते हैं। सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, संख्या 1 की विभाज्यता की बात करते हैं। संख्या 1 कि 1 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। एक ऐसी संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, कोई भी संख्या हो, एक में कभी भी किसी भी संख्या का आपका भाग नहीं जाएगा। जैसे यदि हम यहाँ पर एक में भाग देना चाहें, कोई भी संख्या हो, यदि 1/2 लिखें यहाँ पर या 1/5 लेंगे, इसका भाग दें तो 0.5 आएगा, इसका 0.2 आएगा, यहाँ पर 3 लिखें, इस प्रकार हम लिखते जाएं तो एक में कभी भी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसमें यदि भाग जाएगा तो स्वयं एक का ही भाग जाएगा, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं से कटती है, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटती। जो केवल स्वयं से कटे, बाकी किसी भी संख्या से नहीं। एक में केवल एक का ही भाग जाएगा, बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। यानी हम यहाँ पर 1/1 लिखें तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 1 आएगा, यानी एक में केवल एक का ही भाग जाएगा। इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब है कि एक का भाग तो हर संख्या में जाएगा, एक का भाग तो एक से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या हो, चाहे वो आपकी धनात्मक हो या वो आपकी फिर ऋणात्मक हो, कोई भी संख्या हो, एक का भाग सभी संख्याओं में जाएगा, लेकिन एक में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, जाएगा तो स्वयं उसी संख्या का। ये होता है आपका एक का नियम। जैसे सार्वत्रिक गुणनखंड भी अपन कह सकते हैं हिंदी में, यानी इसका भाग हर एक प्रत्येक संख्या में इसका भाग जाएगा। अब बात करते हैं अगली संख्या की। अब देखिए, अब यदि बात करें 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये हमने ये संख्याएं क्यों ली, क्योंकि ये जो संख्या होती है इनके जो नियम है वो एक से हैं, सेम एक सी विशेषता बताएंगे जी। अब देखिए, सबसे पहले यदि हम 2 की बात करें तो 2 संख्या की बात करें, 2 में 2 का भाग किस संख्या में आएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो, यदि संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, यदि संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, यानी कि इकाई अंक, यदि इकाई अंक 2 से आपका विभाजित हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। जैसे यदि बात करें, यदि हम यहाँ पर कोई संख्या लिखें, जैसे हमने 124 लिखी, 124 और बटे हमें इससे 2 का भाग देना है, ठीक है, किसमें 2 का। अब यदि इसका अंतिम अंक, जो अंतिम डिजिट दिखा रहा है इकाई का अंक, यदि 2 का भाग इस संख्या में जा रहा है, 2 दूनी 4, तो ये पूरी संख्या भी आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका जो शेषफल होगा कितना बचेगा आपका, 0, यानी इस 2 में भी 2 का भाग इस पूरी संख्या में जाएगा। यदि हम यहाँ पर लिख दें 121, यदि हम 2 का भाग दें तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि 2 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। पहले तो हम ये पता कर सकते हैं, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसके जो पीछे वाला फैक्टर है, यानी जो इकाई अंक है, 2 का भाग 1 में नहीं जाता है, तो हमें कितना शेषफल बचेगा, 2 का यदि इसमें भाग दें तो 60 पे जाएगा, आपका जो शेष बचेगा वो 1 शेष बचेगा। ये होता है आपकी 2 के विभाज्यता का नियम।
अब बात करते हैं 4 की। यदि 4 की विभाज्यता की बात करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा 2 की पावर 1, यहाँ पर हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर हमने देखा था संख्या के पीछे का एक अंक, तो हम 4 में देखेंगे संख्या के पीछे के आपके 2 अंक, यानी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, संख्या के अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए, 4 का भाग जाए, तो वह संख्या भी आपकी 4 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी। देखिए, जैसे यहाँ पर एक कोई हम क्वेश्चन लिखें, जैसे हम आपसे कहें 132 में हमें 4 का भाग देना है और शेष पर बताना कितना बचेगा। तो हम यहाँ पर देखें तो 4 का भाग हमें पूरी संख्या में देना है, क्योंकि इसकी विभाज्यता का नियम होता है कि हमें संख्या के केवल पीछे के 2 अंकों में भाग देना है, यानी हमें केवल इतना चेक करना है कि 4 का भाग 32 में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे 4 का भाग 32 से कट जाता है, 4×32 जो इसका शेषफल होगा वो आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये होता है 4 की विभाज्यता का नियम, यानी अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी आपकी 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। यदि यहाँ पर एक संख्या और लिखें कोई हम, जैसे 123 लिखें, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 का भाग 23 में तो जाता नहीं है, तो हमारा जो शेषफल बचेगा क्या होगा, हमें केवल अंतिम 2 अंकों में भाग देकर हम इसका शेषफल निकाल सकते हैं। या तो आप 4 का भाग 123 में दोगे, जो आपका शेषफल आएगा वही शेषफल आपका 4 का भाग 23 में देने पर आएगा, यानी 4×5 = 20, आपका जो शेष बचेगा वो कितना आएगा, आपका 3 शेष बचेगा। ये बात समझ पाया हमारी। अब सेम है इसी प्रकार आपका 8 का, यदि हम 8 की बात करें तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि संख्या के अंतिम 3 अंक, यहाँ पर आपका 1 अंक था, यहाँ पर 2 अंक था, यहाँ पर 3 अंक था। इसी प्रकार आपकी श्रेणी होगी, यदि 16 की बात करें तो आपके देखो यहाँ पर 2 की पावर 4, संख्या के हमें अंतिम 4 डिजिट देखने हैं। यहाँ हम बात करें तो 2 की घात 5, तो हमें संख्या के लास्ट 5 डिजिट देखने हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2 की पावर 6, तो हमें यहाँ पर संख्या के 6 डिजिट देखने हैं। यानी अगर हम 8 की बात करें तो संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए, संख्या के अंतिम 3 अंकों में आपका 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी पूरी तरह 8 से विभक्त होगी। जैसे यहाँ पर 1512 लिख दें, यदि हमें इसमें 8 का भाग देना है और शेषफल बताना है क्या बचेगा हमारा, तो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, हमें केवल पीछे के 3 अंकों में भाग देना है। यदि हम इसका इसमें भाग दें तो 8×6 = 48, बचे 3, 8×4 = 32, यानी कितना आएगा, यानी 8 का भाग 512 में पूरी तरह चला गया, तो आपका जो शेषफल होगा वो तो कितना आएगा, आपका 0 आएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल देखें, यदि हम 163 1163, यदि हम इसमें 8 का भाग देना चाहें तो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, हमें केवल 3 में भाग देना है, 3 अंकों की संख्या में, क्योंकि जो शेषफल आपका 1163 में भाग देने पर बचेगा वही सेम शेषफल आपका 163 में भाग देने पर बचेगा, यानी कि 8 दूनी 16, कितने बचे आपके 3 शेष, तो आपका कितना आ जाएगा शेषफल, 3 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार सेम आपका 16 का है, सेम इसी प्रकार आपका 16 का है। यदि हम 16 की बात करें, अब 16 में कितनी हमारी घात हैं, 2 की पावर 4, यानी संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग चला जाए, संख्या के अंतिम 4 अंकों में, हमें केवल पीछे के 4 अंक देखने, यदि उन 4 अंकों में 16 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी आपकी पूरी तरह 16 से विभक्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखें 2336 और यहाँ पर हम लिख दिए 5। अब इसमें हमें 16 का भाग देना, तो हमें इस पूरी संख्या में नहीं देना, हमें केवल इन 4 अंकों में 16 का भाग देना। यदि जो शेषफल हमारा इन 4 अंकों में देने में बचेगा वही हम इस पूरी संख्या में भी
देने पर बचेगा। यानी हम 16 का भाग इसमें दें 33 65 में, तो कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32, यहाँ पर बचा 1 और 16 एकम 16, यहाँ पर क्या बचे आपके 6 बिंदी आ जाए और 16 × 48, 16 चौको 64, यानी कितना? 1 शेष बचेगा। यानी इसका भाग देने पर आपको कितना आ जाएगा? 1 शेष आ जाएगा। यानी आपको पूरी संख्या, इसके आगे हम और बड़ी संख्या भी लिख दें तो आपको इस पूरी संख्या में नहीं लेना, केवल हमें केवल अंतिम 4 डिजिट से मतलब है कि इसमें देने पर यदि ये 4 डिजिट कट जाते तो ये संख्या भी आपकी पूरी 16 से कट जाएगी। यदि नहीं कटे, जो शेष बचा, तो ये संख्या भी पूरी नहीं कटेगी, इसमें भी वही शेष बचेगा जो 4 अंकों में भाग देने पर बचेगा। इसी प्रकार आपके 32 के होंगे और सेम 64 के होंगे। इतनी बात समझ में आपको। बात करते हैं 3 और 9 की। यदि आप बात करें संख्या 3 और 9 की, जो नियम आपका 3 का होगा वही नियम सेम आपका 9 का होगा। 3 और 9 का आपका जो नियम है कि यदि कोई संख्या है, संख्या के अंकों के योग में, यदि संख्या है, संख्या के अंकों का हम ऐड करेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, यदि संख्या के अंकों के योग में यदि 3 और 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी 3 और 9 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या है, उस संख्या के अंकों को यदि हम जोड़ें और जोड़ने पर यदि 3 का और 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी आपकी 3 और 9 दोनों से वह विभक्त होगी। देखिए, ऐसे यहाँ पर हम कोई संख्या लिख दें, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर मान लीजिए हमने 12 लिख दिया, एक छोटी सी। अब संख्या के अंकों को जोड़ना है, यदि संख्या के हम अंक जोड़ें तो 1 + 2 कितना होगा? इसमें 3। तो देखिए, यदि 3 का भाग देना है तो 3 एकम 3। जिस संख्या में 3 का भाग जाएगा उसमें ये जरूरी नहीं कि 9 का ही भाग जाएगा, लेकिन जिस संख्या में आपका 9 का भाग जाएगा उसमें 3 का तो भाग जाएगा ही, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 1 आ गया, तो यानी 1 आया, यानी पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब है कि 3 का भाग 12 में भी जाएगा। यदि हम और कोई बड़ी संख्या लिखें, जैसे हम 1 2 3 7 8, यदि हम इसमें कहें कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम संख्या के अंकों को जोड़ना है। यदि संख्या के अंक जोड़ें 8, यानी 1 + 2 + 3 + 7 + 8, तो हमें 3 से डिवाइड करना है। 8 7 15, 3 18, 2 20 और 1 21, यानी 21 में 3 का भाग चला गया पूरा पूरा, 7 में शेष पर 0 बचा, तो इस संख्या में भी आपका 3 का भाग आसानी से चला जाएगा। सेम यही कंडीशन आपकी 9 की होगी। यदि हम 9 की बात करें कि ऐसी सेम बिल्कुल आपकी 9 कंडीशन, यदि हम कोई संख्या लिख दें, यानी हमने 36 लिख दिया, यदि हम 9 की बात करें कि 3 + 6, 6 और 3 9, यदि हम 9 का भाग 9 में पूरा पूरा चला गया, तो यानी इस संख्या में भी आपका 9 का भाग आसानी से चला जाएगा। यदि हम और कोई बड़ी संख्या लिखें 729, 729 में यदि हम 9 का भाग दें तो ये चेक करना है जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सेम कंडीशन आपकी इसकी होगी, 7 + 2 + 9 बटे 9, 9 2 11 और 11 और 7 18, यानी इसमें भी 9 का भाग चला गया, तो ये संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। यदि हम और कोई बड़ी संख्या लिखें, यदि कहें कि 1 5 6 8 9 7, इसमें हमें 9 का भाग देना है, या 9 का भाग देने पर ये भी पूछ सकते हैं कि शेषफल आपका कितना बचेगा। तो देखिए, यदि हम सबके अंक जोड़ें 9 7 16, 16 8 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35 और 1 36, यदि हम इसमें 9 का भाग दें तो आपका पूरा पूरा कट गया, आपका जो शेषफल आया कितना आएगा? वो आपका 0 आएगा। यदि एक संख्या और लिखें हम, यानी 2 3 5 7 9, यदि हम इसमें 9 का भाग देना चाहें तो आपका शेषफल क्या बचेगा? तो हमें इसे वही करना है, जोड़ेंगे सब संख्या, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26। अब 26 में 9 का भाग तो जाता नहीं है, तो हम इसमें शेषफल निकाल सकते हैं। 9 दूनी 18, 29 सबसे ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, कितने बचे आपके? 8, जी आपके क्या बची? शेष। यानी आप इस 9 का भाग यदि इस पूरी संख्या में दोगे तब भी आपका शेष बचेगा 8 ही, यदि आप इन अंकों को जोड़ के 9 का भाग इसमें दोगे तब भी आपका 8 शेष बचेगा।
यानी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर यदि इनका योग पूरी तरह कट गया तो आपका शेषफल 0 बचेगा। यदि आपका ये पूरी तरह नहीं कटा तो आपका शेषफल कितना आएगा, जो आपका बचेगा 8। और जो आपका शेषफल होगा कभी भी आपका 9 नहीं होगा। आपका जो शेषफल होगा वो कभी 9 नहीं होगा, 9 से छोटा होगा। यानी आपका जो शेषफल होगा वो 1 से लेकर 8 तक होगा। यानी 1 2 3 ये आपका 8 तक होगा शेषफल, कभी भी आपका 9 नहीं है, क्योंकि अगर 9 आ गया तो शेषफल कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा। यानी हम ये कह सकते हैं इसका जो डिजिटल सम होगा, यानी जो आपका 9 होगा वो डिजिटल सम 0 के बराबर होगा। यानी अगर आपका शेष भाग देने पर 9 शेष बचा है, यानी कि 9 पूरा फिर कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा शेषफल, 0 आएगा। यानी 9 और 0, यानी आपका कभी भी शेषफल 9 नहीं आएगा। यानी आपका जो शेषफल होगा वो 1 और 8 के बीच में ही रहेगा, 1 से लेकर 8 तक रहेगा। शेषफल आपका जो है शेषफल कभी भी 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। यानी हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या कभी भी शेषफल नहीं रहेगी, उससे जो छोटी संख्याएं होंगी वो आपकी शेष है। यानी ये 3 है, यदि हम 3 का भाग दें तो 3 में हमें 1 शेषफल मिलेगा, या आपको केवल 2, यानी 1 और 2 केवल आपको शेषफल मिलेगा। इसके अलावा आपको 3 शेषफल, यानी 3 और 0 जो बराबर हो जाते हैं, यानी शेषफल आपका 3 बचा है तो फिर भाग दे देंगे तो फिर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। यानी कभी भी शेषफल वह संख्या नहीं होगी जिससे हम भाग देते हैं। इसकी बात समझ में आई आपको। अब देखिए, अब ये होता कैसे है, इसे भी आपको बता देते हैं कि ये कटता कैसे है इनों से। देखिए, यानी भी हम कोई भी संख्या लिखते हैं, अब हम इसे प्रूव कर रहे हैं कि जी होता कैसे, अंकों के योग में भाग देने पर होता कैसे, आया कैसे, हम ये आपको बता रहे हैं। देखिए, यदि हम यहाँ पर कोई संख्या लिखें, जैसे हमने लिख दिया 7 6 5 8, तो इस संख्या को हम आपसे कहें कि इसे विस्तार रूप में लिखना है तो आप कैसे लिखो, तो आप ऐसे तो लिखोगे नहीं कि यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 आपने इसे जोड़ दिया 76 58, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखते हैं कि हमने यहाँ पर 8 गुणा इकाई, जी इकाई के अंक पे है, जी दहाई पे है आपका, जी आपका सैकड़े पर है और जी आपका हजार मान है। तो 8 गुणा 1 यहाँ पर लिखेंगे, 5 गुणा 10 इकाई दहाई, यहाँ पर लिखेंगे अपन 6 गुणा 100 और फिर लिखेंगे हम 7 गुणा 1000, इसी प्रकार लिखेंगे। और फिर जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे कितने आएंगे, 76 58, यही तो आपके अंक है 76 58, 1 2 3 4 अंक तो हैं। इसी में तो अपन इन्हीं को तो हम ऐड करते हैं, इन्हीं को तो हम ऐड करके 9 का भाग लगाते हैं तो शेषफल निकालते हैं। अब देखिए होगा कैसे। अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, यदि मान लीजिए हमने कोई संख्या मान ली, हमने यहाँ पर लिख लिया ABCD, यहाँ पर कोई हमने एक 4 अंकों की संख्या लिखी और हमें इसे 9 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जी इकाई अंक पे है, जी दहाई अंक पे है, जी सैकड़े अंक पे है, जी आपका हजार अंक पे। यदि हम A को लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे, A गुणा 1। यदि हम B को लिखना चाहें तो B गुणा 10 आएगा। यदि हम C को लिखना चाहें तो यहाँ पर C गुणा 100 आएगा आपका। यदि हम D को लिखना चाहें तो आपका D गुणा 1000 आएगा। इतनी बात समझ में आई। यानी A आपका इकाई अंक पे है, B आपका दहाई अंक पे है, C आपका सैकड़े के अंक पे है और D आपका हजारवें स्थान पर है। अब देखिए, यदि हम D को इस प्रकार लिख सकते हैं, D गुणा 1000 है तो हम इसे 999D प्लस यहाँ पर D लिख सकते हैं। 999 प्लस यहाँ पर D, 999D और एक D जोड़ेंगे कितने आएंगे आपके, 1000D आएंगे। अब ये आपके 100C लिखे तो इससे हम 99C लिख सकते हैं और यहाँ पर प्लस हम C लिख सकते हैं, क्योंकि 99C है आपका, एक C है तो कितने हुए आपके 100C। यदि हम यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम B लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस ये आपका A यहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आई। यानी हमने 1000D को 999D और एक D लिखा तो आपके पूरे 1000D हो गए। यहाँ पर हमने C गुणा 100 को हमने 99C प्लस C लिख दिया तो 99 और 1 100C हो गए। यहाँ पर 10B को हमने 9B और 1B तो आपके 10B हो गए। यहाँ पर हमने ये लिख दिया जाके था। अब देखिए, ऐसे लिख लीजिए D प्लस C प्लस B प्लस A, इसमें हमें 9 से भाग देना, ठीक है। अब देखिए, यदि हम इसे अलग लिख लें 999D
प्लस 99C प्लस 9B, इसमें हमें 9 का भाग देना है। प्लस यदि हम यहाँ पर लिख लें D प्लस C प्लस B प्लस A, इसमें भी हमें 9 का भाग देना है। अब देखिए, अब यदि हम 9 का भाग इसमें दें तो इसमें तो 9 का भाग आसानी से चला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर 9 का भाग दें तो यहाँ पर देखिए 9 का गुणक है, 9 से 9 का भाग चला जाएगा। यहाँ पर आपकी डी कोई भी संख्या हो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 9 का फैक्टर हमें यहीं पे मिल गया। यदि 9 का भाग 99 में तो यहाँ भी आपका चला जाएगा, 9 का भाग हम 9 भी में तो यहाँ भी आपका, यानी ये संख्या तो आपकी हर हालत में कट ही जाएगी। अब देखिए, अब देखो हर हालत में आपके जी अंक बचे, यानी हमने जो भाग दिया था, यहाँ पर एग्जाम्पल बताया था आपको कि 9 का भाग दिया है, तो हम इन्हीं अंकों में तो देते हैं, जी ए है आपका, जी बी है, जी सी है, जी डी है। तो देखिए आपके जी यही तो है ए बी सी डी, तो इन्हीं अंकों के योग में तो हम भाग दे रहे हैं 9 का, और जो भाग देने पर बचेगा वो जो आपके क्या होंगे शेषफल, या पूरा भाग चला गया तो आपका शेषफल 0 होगा, नहीं गया तो आपका शेषफल। ये आपके क्या आएंगे, आपके ये आपके अंक होंगे, ये आपके क्या है अंक। इन्हीं अंकों में हम 9 का भाग देंगे। इससे हमारे सिद्ध होता है कि कोई भी संख्या हो वह 9 से तभी डिवाइड होगी। 9 इसी प्रकार आपका 3 बनेगा, यानी यदि कोई संख्या है वह 9 से तभी डिवाइड होगा जब संख्या के अंकों का योग उससे डिवाइड हो जाए, तभी वो डिवाइड होगा। अगर डिवाइड नहीं होता है तो हमें क्या मिलेगा बाद में, शेषफल। ठीक है ना। तो ये आपके 3 और 9 तक के अंक हो गए। अब इसके बाद हमें पढ़ना है डिजिटल सम, जो कि बहुत ही मोस्ट चैप्टर है डिजिटल सम। उससे हम क्या होंगे, सरलीकरण के जो सवाल होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो बिना कैलकुलेशन के हम इसमें आसानी से डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगली वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो डिजिटल सम पढ़ेंगे 9 का, और ये सभी के लिए आपका लागू होता है, कोई भी संख्या हो, लेकिन हम पढ़ेंगे डिजिटल सम 9 का। ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। यदि एक चीज और इसमें देख लीजिए, यदि हम 9 का गुणा कोई किसी भी संख्या में करें तो हमें जो उसके अंकों का योग होगा, उसके जो अंकों का योग होगा वो आपको हमें 9 ही मिलेगा। यानी हम किसी भी संख्या, जैसे मान लो हमने यहाँ पर 13 लिख दिया, 13 में यदि हम 9 का गुणा करें तो आप 13 का गुणा करोगे तो यदि हम उनके अंकों को ऐड करेंगे तो हमें 9 ही योग प्राप्त होगा। 13 नम्मा 117। यदि हम इनके अंक जोड़ें तो 1 + 1 + 7, 1 7 2 9। यानी हम किसी भी संख्या में आप 9 का गुणा करो, आपको अंकों का उनका योग 9 मिलेगा। यानी कि हम यहाँ पर 14 गुणा 9 लिख दें तो 14 नम्मा 126। यानी हम यहाँ पर 1 + 2 + 6 लिखें तो 6 2 8 और 1 9। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, आप यहाँ पर 1 2 3, यदि आप इसमें 9 का गुणा कर दो तो आपको इनमें गुणा करोगे तो आपके इनके जो अंकों का योग होगा वो आपको 9 ही मिलेगा। 9 3 27, 9 2 18, 2 20, 9 1 9 2 11। यानी आप इनके अंक जोड़ लो तो कितने आएंगे आपके 7 1 8 और 1 9। तो ये आपके 3 और 9 के नियम थे। अगले जो नियम होंगे वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि इसमें आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू।